तो हमारे पास बात क्या चल रही है, काइनेटिक एनर्जी आप और मैं जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। क्लास कौन सी में पढ़ा था हमने हाफ एम वी स्क्वायर? 9th में। क्लास 9 में पहली बार कोई आया, किसी ने बताया कि भाई अगर किसी बॉडी में m मास है, वो 20 स्पीड से चल रही है, तो उसके पास पक्का एनर्जी होगी, तभी चल पा रही है। एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए, एनर्जी है तभी चल पा रही है, और एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर उसमें मास है, उसमें वेलोसिटी है, तो उसमें एनर्जी भी होगी। कोई भी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और चलती हुई हर बॉडी के पास एनर्जी होती है कितनी? हाफ एम वी। किसने बताया हमें? 9वीं क्लास ने इंट्रोड्यूस करा, फॉर्मूला दिया हाफ एम वी स्क्वायर। हमने पूछा कहां से आया? नहीं। उसने बताया कहां से आया? नहीं। हमें पता ही नहीं फॉर्मूला कहां से आया। तो अब पहली बार हम जान रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर निकल के कहां से आया था। अब ध्यान से सारे देख लो कैसे निकल के आया। भैया कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? मैं जो बोल रहा हूं तुम बताना क्या तुम्हें पता है। एक के लिए तो मैं श्योर हूं तुम्हें पता है, एफ इज इक्वल टू एम में। पता है एफ इज इक्वल टू एम में? बहुत बढ़िया। एक और भी शायद तुम्हें पता होगा, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या पता होगा तुम्हें? क्या तुम्हें यह पता है कि एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी कहते हैं? अगर तुम्हें यह पता है, बस ये 3 चीजें चाहिए भाई। अलग से लिखूं ना, समझ में आ गया? मैं बीच बीच में इन तीनों का प्रयोग करूंगा। एफ इक्वल टू एम ए का करूंगा, वर्क डन एफ डॉट डी एस का करूंगा, और एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होती है, इसका प्रयोग करूंगा। अच्छा, एक चीज रह गई भाई, वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी होती है डी एक्स बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी मैं प्रयोग करूंगा। अब ध्यान से देखिए और अपने दिमाग के अंदर डालिए कि कैसे हाफ एम वी स्क्वायर पैदा हुआ होगा पहली बार। भैया क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। क्या आना चाहिए? कितना सिंपल, इतना सिंपल कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं x का इंटीग्रेशन करता हूं तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3 का करता हूं तो x की पावर 4 अपॉन 4। अरे बस इतना। क्या पूरे चैप्टर में x का इंटीग्रेशन होता है? v का भी हो सकता है, t का भी हो सकता है, बस रूल सेम चलेगा। पावर 1 से बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी। बस चालू करते हैं। देखो, बिल्कुल एक्सपर्टीज चाहिए तुम्हारी, इतने ध्यान से करना, देखना कि बस बोलो कि अब तो भैया पेन दो, कॉपी तो हम कर देंगे। शुरुआत किस बात से? शुरुआत इस बात से कि पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मैं जो पहला स्टेप लिखने वाला हूं वो एक इमेजिनरी नहीं, लॉजिकल स्टेप है। वो स्टेप ये है कि मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि जब मैं धक्का लगाता हूं तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन ही किसी काइनेटिक एनर्जी बनता है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। मैंने इस पे 10 जूल वर्क डन किया तो वो 10 जूल इसके अंदर चला गया, वो 10 जूल इसके अंदर चला गया, भी चल रही है। तो किसी ने इसको स्टैचू बोल के इससे पूछा, अरे तू चल रही है, तेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो क्या बोलेगी वो बॉडी? 10 जूल। क्या बोलेगी? 10 जूल। और उस बॉडी से किसी ने पूछा है 10 जूल कहां से आए? किसी ने वर्क डन किया, वहां से आए ना। किसी ने 10 जूल का वर्क डन किया और वो 10 जूल बन गया इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी तो आप जो उस पर वर्क डन करते हो वो वर्क डन ही तो उसकी एनर्जी बन जाता है। वर्क डन ही एनर्जी बनता है। आपने 5 जूल का वर्क डन किया, उसकी एनर्जी 5 जूल। आपने 2 जूल वर्क डन किया, उसकी एनर्जी 2 जूल। समझ रहे हो? तो वो एनर्जी किस रूप में? काइनेटिक के रूप में, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। तो आपने उस बॉडी पर 5 जूल वर्क डन किया, उस बॉडी की मर्जी है, इच्छा है, उसकी खुद की मंशा है कि उसको आपके द्वारा दिए गए 5 जूल वर्क डन को किस रूप में स्टोर करना है। 2 तरीके हैं उसके पास यूजुअली, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने उसे जब वर्क डन करके कितना जूल दिया? 5 जूल। तो क्योंकि वो बॉडी मूव करने लग गई तो उसने मेरे 5 जूल को किस रूप में स्टोर किया? काइनेटिक। समझ रहे हो? वहीं एक ब्लॉक जमीन पे पड़ा है, उस ब्लॉक को जमीन से 5 मीटर ऊपर उठाने में मैंने कुछ 20 जूल वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? 20 जूल। मैंने उस ब्लॉक को 5 मीटर ऊपर उठाने में कितना वर्क डन किया? 20 जूल। कितना किया? 20 जूल। क्या मेरा 20 जूल इसके अंदर जा चुका है? हाँ, जा चुका है। मैंने जो इस पे वर्क डन किया उठाने में, वो वर्क डन इसके अंदर जा चुका है। किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी। किसके रूप में? मतलब भैया जो हाइट पे आपने ब्लॉक पकड़ा हुआ है इसके अंदर एनर्जी है। हाँ, बहुत है। छोड़ूंगा दिख जाएगी एनर्जी तुम्हें। जमीन पे पड़े हुए ब्लॉक को पकड़ लो, जमीन पे पड़े हुए ब्लॉक को पकड़ो और छोड़ो, मूव करता है। दोबारा सुन लो, जमीन पे पड़े हुए ब्लॉक को, ये जमीन पे पड़ा है पेन, मैंने इसे पकड़ा और छोड़ा, मूव कर गया? नहीं, क्योंकि मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वहीं अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर उठा लूं एक साइड ऊपर और फिर छोड़ूं तो मूव करेगा? छोड़ूंगा तो मूव करेगा ना। क्यों मूव कर रहा है? मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है? मतलब जो मैंने ऊपर उठाया तो मैंने इसे क्या दे दी? एनर्जी। क्या दे दी? लेकिन वो एनर्जी जो है उस एनर्जी से स्थिर है, चल तो नहीं रहा ना। इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? जब आप किसी पड़े हुए ब्लॉक को मुक्का मारते हो तब भी आप उसको एनर्जी देते हो, उस पर वर्क डन करके उसे एनर्जी देते हो, लेकिन उस एनर्जी को लेकर वो रुका होता है या चल रहा होता है? चल रहा होता है।
पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी के पास आती है तो बॉडी रुकी हुई स्टेट में होती है, स्टैटिक। और जब काइनेटिक एनर्जी आती है तो बॉडी चलती हुई स्टेट में होती है। तो बॉडी को हमने 5 जूल दिया, अब बॉडी की इच्छा है, हमने किस तरीके से 5 जूल दिया वो डिसाइड करेगा कि बॉडी के पास मेरा वर्क डन एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी बन के जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी बन के जाएगा। समझ रहे हो? अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि सिंपल सा केस है, यहाँ पे एक जमीन के ऊपर एक ब्लॉक का मास m, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने इस पर फोर्स लगाकर इस पर एक वर्क डन किया, तो जो मैंने वर्क डन किया वही बनेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि स्टार्टिंग में वहां पे एनर्जी कितनी है? 0। मैंने इसको जितना मैं वर्क डन करूंगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो अगर मैं पहली ये बात लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये सही है गलत है? जितना मैं इस पे वर्क डन करूंगा वही तो इसकी एनर्जी बनेगा। अगर मैं वर्क डन ना करूं, चुपचाप पड़ा रहे ब्लॉक, मैं दूर खड़ा होकर देखता रहूं, अपने आप एनर्जी आ जाएगी इस पे? नहीं, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा तब इस पे क्या आएगी। और एक बात दोबारा से क्लियर कर दो, मेरे वर्क डन करने से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और मेरी एनर्जी, क्योंकि वर्क डन क्या है? मेरी एनर्जी को उसके एनर्जी में शामिल करना, उसका रास्ता वर्क डन कहलाता है कि मेरी कुछ एनर्जी उठकर उसके पास जाती है वर्क डन के थ्रू। ठीक है, तो वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क डन है। आपने 5 जूल वर्क डन किया, उसकी एनर्जी 5 जूल से बढ़ गई, समझ गए? आपकी एनर्जी 5 जूल से घट गई, हाँ ना बोलो? तो अब यहां पे आ जाओ वापस भाई। तो अगर आपको ये लॉजिकल स्टेप समझ में आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और आप खुद को, टीचर को, दोस्त को ये समझा सकते हो, तो आगे का डेरिवेशन आपसे हो जाएगा। चालू करते हैं। इकलौता कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे फॉर्मूले आपको भी आते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी इस तरफ रहने देते हैं। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स। यही था फॉर्मूला? नहीं था? यही था? श्योर? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बहुत ही प्रेम से और बहुत ही आराम से, क्या फोर्स की वैल्यू m इंटू ए होती है? तो क्या मैं अगले स्टेप में लिख दूं फोर्स को m इंटू ए इंटू? श्योर? देखते चलो भाई, बताते रहो। हाँ हाँ, ना श्योर हो? लग नहीं रहा है, पक्का श्योर हो? अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया। m इंटू ए इंटू, सॉरी ए नहीं, मैं ए की वैल्यू पुट करने वाला हूं यहां पे। यहां मैंने f की वैल्यू पुट करी ma, और यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? dv बाय, और यहां क्या लिखा है? dx। तो कौन कौन समझ पा रहा है कि इन 3 स्टेप में कुछ नहीं हुआ? वर्क डन को ओपन किया f डॉट dx, f को ओपन कर दिया m इंटू ए, और a को ओपन कर दिया d बाई dt। ये तो मुश्किल था ही नहीं कि था? अच्छा, अब बताओ यार, क्या मैंने अभी तुम्हें बताया भी था कि यहां मैं लिख रहा हूं साथ साथ में जो कर रहा हूं, मैंने यहां पर f को m में पुट किया, अगले स्टेप में a को dv बाय dt पुट किया, और मैं अगले स्टेप में कुछ करने वाला हूं जो शायद तुम समझ जाओ। ये dx और नीचे वाला dt, ये dx बाय dt क्या होता है? v। क्या होता है? v। तो अगले स्टेप में मैंने इसको m, dx बाय dt क्या हो गया, और एक और बंदा कौन बैठा है? dv। यहां तक मैं पहुंच गया हूं, और यहां इस स्टेप में मैंने क्या करामात करा है? मैंने dx बाय dt को एकदम से क्या पुट कर दिया? v। तो इन तीनों स्टेप में जो भी हरकत मैंने मचाई, मैंने यहां पे साथ में लिख दिया कि क्या क्या हुआ है। अब मेरे पास ये आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी चल रही है इस तरफ, इज इक्वल टू mv dv। क्या मास कांस्टेंट है? क्या मास? पर अगर आप किसी बॉडी पे धक्का लगाते जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी कि स्पीड बढ़ती रहेगी? अब लगातार धक्का लगा रहे हो, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा धक्का लगाते हैं, स्पीड बढ़ती है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं। आपको पता है इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, तो ये मास भाई साहब कांस्टेंट है। मैंने कहा चुपचाप बाहर आ जा भाई तू। और इस तरफ कौन चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी। चलिए, तो यहां पर एक लाइन खींचते हैं, और इस तरफ चल रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बताना भैया सही चल रहा है क्या? इंटीग्रेशन, मास बाहर आ गया, v dv। अब बताओ, तुम ही बताओ यार, x dx यानी x का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर 1 का होता था, x की पावर 2 अपॉन, तो बताओ v की पावर 1 है ना ये? तो बच्चों ये dv बता रहा है, ये dv बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि किसको इंटीग्रेट करना है? v को। dx और dv बताते हैं किसको इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ dt लिखा होता, dt मतलब t को इंटीग्रेट करना है, तो ये dv बता रहा है कि आपको v को इंटीग्रेट करना है। v को, किसको? तो मुझे v को इंटीग्रेट करना है, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय, इधर भी रेक्टेंगल लगाया, इधर रेक्टेंगल लगाया, सही है? अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
बॉडी। सही है। स्टार्टिंग में बॉडी की स्पीड क्या थी? 0। क्या थी? 0। और बाद में मान लेते हैं कुछ v, तो 0 से बताओ क्या बनेगा? एक बार पुट होती है अपर लिमिट, v की जगह v पुट होगा, यानी कि v स्क्वायर वाई, फिर माइनस आगे आती है लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर वाई। तो बताना यार क्या आ गया निकल के? एक m बच गया, इधर v स्क्वायर इधर, और इसको तहजीब से लिखेंगे तो ये 1/2 पहले, हाफ mv, और इस तरफ क्या चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ये डेरिवेशन मैंने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा खींचे इसमें, पर तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया?